मेरा नाम आहद है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। यूं तो अल्लाह इज्जत की हलाल रोजी दे रहा था। 3 बहनों और बेवा माँ का इकलौता सहारा था। वालिद साहब मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। अम्मा ने जमा पूंजी को संभाल संभाल कर रखा और इससे मेरी तालीम और बहनों को रुखसत करने में खर्च कर डाला। घर का खर्चा अम्मा ने किराए पर चढ़ी दुकानों से किसी न किसी तरह पूरा कर ही लिया। मगर अब जबकि मैं अपने पांव पर खड़ा था और मैंने बीएस इन अकाउंटिंग करके अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी, जिसमें आगे बढ़ने और तरक्की करने के आसार भी थे, अम्मा को घर का अकेलापन खाने लगा और घर के सन्नाटे ने आखिरकार ये रंग दिखाया कि मेरी शादी तय हो गई। जब तक शादी की बात घर में नहीं चली थी, मैंने कभी इस मौजू पर सोचा भी नहीं था। मगर अब जो जो शादी का वक्त करीब आ रहा था, मेरी अजीब सी हालत हो रही थी। खुशी बढ़ती जा रही थी। दुआए खैर वाले दिन मैंने 2-3 बार कुन अखियों से सारा की जानिब देखा था, मगर वो सर झुकाए बैठी रही, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि शादी में इसकी रजामंदी है या नहीं। अपने आप को शीशे के सामने देखा तो बहनों की बात कुछ सही मालूम हुई कि चांद और सूरज की जोड़ी है। लोग तो यही कहते थे कि मैं खुश शक्ल हूं, और फिर अम्मा और बहनों की आंख का तारा तो था ही। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ पहुंचा, जब बारात लेकर मुझे सारा को लेने जाना था। सारा के घर में भी तैयारियां अरूज पर थीं। आखिर वो भी 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। इसके घर वाले भी दिल के सारे अरमान पूरे कर रहे थे। हस्बे मामूल हम बराती लेट ही पहुंचे। हालांकि मौसम गर्म नहीं था, मगर घबराहट के मारे मुझे पसीना आने लगा और सख्त प्यास महसूस हो रही थी। स्टेज पर जब बिठाया गया तो हर तरफ से मुबारकबाद और कैमरे की रोशनियों की बौछार सी हो गई। हमारा पूरा खानदान और सारा का पूरा खानदान उमड़ आया था। हमारे बहुत से रिश्तेदार जो शायद अपनी बेटियों को मुझे देना चाहते थे, नाराज भी हो गए थे और शादी में नहीं आए थे। कुछ आए तो थे, मगर इनके चेहरे पर इनके आसार वाजिया थे। खैर इन बातों को अम्मा बी ने शादी की बात के लिए रख लिया था। इनका ख्याल था कि खुशी के मौके पर सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए। स्टेज पर मेरे साथ मेरा सबसे करीबी दोस्त आसिम बैठा था। वैसे तो मेरे तीनों बहनोई भी मेरे साथ थे, मगर चूंकि वो दोनों मुझसे बड़े थे, इसलिए इनसे मैं काफी झिझक महसूस करता था। मैंने चुपके से आसिफ के कान में कहा, यार कहीं से पानी तो ला दो, सख्त प्यास लगी है। आसिफ भी मजाक के मूड में था। फौरन बोला, यार भाभी का इतना खौफ है कि अभी से हलक खुश्क हो रहा है, क्यों हम शोहरों की नाक कटवानी है। मेरे घूरने पर वो फौरन पानी लेने चला गया। वो उठा ही था कि अचानक एक शख्स आसिफ की जगह आकर बैठ गया। मैं समझा कोई मुबारकबाद देने आया है और लड़की वालों की तरफ से है, क्योंकि इससे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो शख्स बड़ी राजदारी से मेरे कान में बोला कि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे राब्ता करने में बहुत देर कर दी, मगर क्या करता। इन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि आपसे मेरा कोई राब्ता ना हो सके। आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। आपके घर वालों ने बगैर किसी तहकीक के एक ऐसे गलीज खानदान में रिश्ता तय कर दिया है कि शायद अब इसका कोई मदावा भी ना हो सके। ये लड़की जिससे आपका निकाह होने वाला है, बेहद बदनाम जमाना है। पूरे खानदान में कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ। इन लोगों ने ये बोझ सर से उतारने के लिए बाहर के सीधे साधे लोगों को फंसा लिया। भाई मेरा फर्ज था कि मैं आपको एक मुखलिस होने के नाते आगाह कर दूं कि आप लोग आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं, बहुत पछताएंगे। आगे आप खुद समझदार हैं। एक ऐसी लड़की जिसके न जाने कितने आशिक हैं, वो शादी के बाद क्या रंग दिखाएगी। बहरहाल अपनी अकल इस्तेमाल करें। हमारा काम समझाना था। न जाने वो शख्स और कितनी देर क्या क्या बोलता रहा। इतने में आसिफ पानी ले आया और वो आदमी फौरन गायब हो गया। उस वक्त सब निकाह की तैयारियों में मसरूफ थे। किसी ने उस 2 मिनट की कार्रवाई को नोट ही नहीं किया था, मगर इन 2 मिनटों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। एकदम मेरी खुशी के जज्बात पर जैसे बर्फ जम गई थी। दिल में हलचल हो रही थी। दिमाग ने काम करना जैसे बंद कर दिया था। मेरे जहन पर इस अनजान शख्स की बातें हथौड़े की तरह बरस रही थीं। अब सारा का चेहरा मुझे मासूम नहीं, बल्कि अयाड़ लगने लगा था। सारा के भाइयों को देखकर मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने मेरी सादा माँ और बहनों को बेवकूफ बना डाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या निकाह के वक्त मुझे सबके सामने बरामला इनकार कर देना चाहिए, या फिर शादी करके इसको सबक सिखाना चाहिए। आखिरकार मेरे दिमाग ने इस बात का फैसला किया कि जिन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की है, इनको मजा चखाना जरूरी था, जो कि निकाह के बाद इनको इनकी औकात याद दिलाकर ही मुमकिन था।
मुझे याद ही नहीं कि कैसे सारी रसूमात को मुकम्मल किया गया। हाँ, इतना जरूर था कि अम्मा और मेरी बहनों ने महसूस कर लिया था कि मैं हद दर्जा संजीदा हूँ। सारा दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उस वक्त मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसकी शक्ल भी देखूं। सारा के घर वाले इससे बढ़कर चालाक और होशियार लग रहे थे। जब सारा के अम्मी अब्बू मुझे बेटों की तरह दुआएं दे रहे थे, तो वो मुझे दुनिया के सबसे बड़े मकार लग रहे थे। न जाने किस तरह रुखसती अमल में आई और मैं इंतहाई बेदिली से घर की जानिब चल दिया। आसिफ जो मेरे साथ था वो भी महसूस कर रहा था कि मैं परेशान हूँ, मगर हम दोनों को बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और मैं इसे बताता भी तो क्या बताता, अपनी ही बीवी के बारे में क्या भेद खोलता। इसके लाख पूछने पर भी मैं खामोशी रहा और बहाना कर दिया कि अब्बा जी याद आ रहे हैं। काश वो भी होते। इस पर आसिफ भी उदास हो गया, क्योंकि जब से इसने अपने अब्बू को खोया था वो मेरे दर्द को भी समझने लगा था। आखिरकार तमाम रस्मों के बाद वो वक्त आ गया जब मुझे सारा का सामना करना था। मैं कमरे में जाना नहीं चाहता था, मगर रिश्तेदारों के सामने तमाशा बनने से बचने के लिए मैं मरे हुए दिल से कमरे की जानिब चल पड़ा। सारा इंतजार में बैठी थी, मगर उस वक्त मुझे इंतहाई कभी लग रही थी। उस अनजान शख्स की बातें मेरे जहन में घूमने लगीं और मैं इंतहाई गुस्से में आ गया। मैंने एक भरपूर गुस्से वाली निगाह सारा पर डाली, जो नजरें झुकाए बैठी थी। हाँ तो बीबी, आज मेरे सामने जरा खुलकर तो बताएं कि शादी से पहले आपके कुल कितने आशिक थे, जिनके किस्सों ने आपको इतना मशहूर कर दिया कि आपके अपने खानदान में आपको कोई बहू बनाने पर तैयार नहीं हुआ। मेरी बात पर सारा ने एकदम हैरत ज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखा। शायद इसे तवक्का नहीं थी कि इस मौके पर इस पर ऐसे बिजली भी गिर सकती है। मेरी जबान से आग बरसने लगी। मेरी आंखों की नफरत ने इसकी आंखों से सैलाब जारी कर दिया। ऐन उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब कहना कुछ नहीं, करके दिखाना है। मेरे सामने ये शरीफ साथियों वाले ड्रामे करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे सामने खुल चुकी हो, और तुम क्या, तुम्हारे घर वालों की असलियत भी मुझे मालूम हो चुकी है। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि दूसरों को बेवकूफ समझने वाले खुद कितने बड़े बेवकूफ होते हैं। ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। सुबह जब अपने कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर वीरानी थी। मुझे एकदम इस पर बेहद तरस आ गया। निकाह का बंधन ऐसा होता है कि दिलों में खुद ब खुद मोहब्बत आ जाती है। पल भर को पछतावा हुआ कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, मगर फिर अचानक शैतानी ख्यालात ने मुझ पर यलगार कर दिया। अपने और अपने घर वालों के साथ होने वाले धोखे ने आंखों पर नए सिरे से पट्टी बांध दी। मेरी बहनों ने जब सारा की ये हालत देखी तो हैरान रह गई। मैं जल्दी से कमरे से निकल गया। बाजी फौरन मेरे पीछे आई। ये सब क्या है आहत? क्या हमने तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं ली थी? जब सब कुछ तुमसे पूछकर किया है तो अब इस रवैये का क्या मतलब है? बाजी का जारहाना अंदाज देखकर बहुत जरूरी हो गया था कि इनको हकीकत बता दी जाए। मैंने सारी बात बाजी को बता दी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तुमको एक अनजान इंसान की बातों पर इतना भरोसा हो गया? तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुरान में वाज़िया तौर पर लिखा है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें होती हैं? क्या हम अपने इकलौते भाई की शादी बगैर छानबीन के किसी भी राह चलती लड़की से कर देंगे? क्या तुमको इतना भी ख्याल नहीं आया कि मैं अपने घर वालों पर भरोसा ना करूं? पहले तहकीक तो कर लेते। न जाने कौन खबीस था जिसने तुम्हारे दिल में ये वसवसे डाले। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम एक नेक लड़की पर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहे हो? बाजी की सख्त बातों ने जहन पर जमी गर्द साफ तो की, मगर वो पूरी तरह से हटा ना सकी और मैं भी अपनी बात पर जमा रहा। बाजी, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। कुछ तो होगा जो ऐन शादी वाले दिन ये सब मेरे इल्म में आया। ये तो इसके घर वालों की इज्जत की खातिर मैंने निकाह कर लिया। अगर मैं इनकार कर देता तो क्या कर लेते आप सब? बाजी ने उस वक्त मुझसे कोई बहस नहीं की और चुपचाप कमरे से निकल गई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर फिर भी न जाने क्यों एक फांसी दिल में छुप सी गई थी। इसकी बदकिरदारी का अगर कोई सबूत नहीं, तो इस बात का भी कोई सबूत नहीं था कि वो पाकबाज है। मैंने सोचा जब शादी करने का ड्रामा किया ही है तो पूरी तरह निभाऊं। एक बार ये सारे रिश्तेदार चले जाएं, फिर खुलकर सामने आऊंगा। यही सोचकर मैंने वलीमे के लिए तैयारी शुरू कर दी और कपड़े लेने के लिए कमरे की जानिब चल दिया। जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे बाजी की आवाज सुनाई दी।
वो सारा से ही बात कर रही थीं। मेरे कदम रुक गए। सारा, आहत को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। न जाने कौन था जिसने तुम पर बहतान लगाया, मगर अब तुम पर जो आजमाइश आई है, इस पर तुम्हें खरा उतरना होगा। ये सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की इज्जत का सवाल नहीं, हमारी भी इज्जत का सवाल है। तभी धीमी सी आवाज में सारा बोली, बाजी, अम्मी अब्बू ने मुझे रुखसत कर दिया है। अब तो मेरा जीना मरना आप सबके साथ ही है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरा आखिरी सांस, आखिरी सफर अपने शौहर के कंधों पर हो और वो मुझसे राजी हों। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी बेगुनाही का गवाह अल्लाह है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि किसने ये सब किया और क्यों किया। चलो अभी खैर है, वलीमा हो जाए, फिर इस मसले का हल निकालेंगे। तुम फिलहाल अपने घर वालों को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होंगे। हम खुद सब कुछ हल कर लेंगे। बाजी ने जारा को तसल्ली दी और मैं कमरे में दाखिल हो गया और कपड़े लेकर बाहर निकल गया। वलीमे में भी सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लम्हे शिद्दत से मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि काश ये सब झूठ हो और ये लड़की वैसी ना हो जैसे मैंने सुना है। मगर मेरे अंदर शक का नाग ऐसा फन फैलाकर बैठा गया कि अकल मौफ थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मगर न जाने क्यों यकीन था कि जो कुछ मैंने सुना है वो अगर 100% सच नहीं तो इसमें कुछ न कुछ सच जरूर होगा। वलीमे के बाद एक रस्म में जब सारा अपने घर गई तो मैंने जाने से साफ मना कर दिया। पता नहीं अम्मी और बाजियों ने किस तरह बात संभाली। सारा के घर वाले जान चुके थे कि कोई मसला है, मगर सारा ने बाजी की कही बात पर अमल करते हुए अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा। घर वापस आने के बाद दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मैंने किसी भी दावत में जाने से साफ मना कर दिया। अपने खानदान वालों को तो अम्मी ने संभाल लिया, मगर सारा के खानदान को जब मना किया तो फिर सारा की अम्मी पहुंच गईं। वो सख्त परेशान थीं। शायद बेटी का उतरा चेहरा इन पर दबे राज खोल रहा था। आखिरकार अम्मी बाजियों ने यही मुनासिब समझा कि सारी बात खोलकर बता दी जाए, और उन्होंने यही किया। सारा की अम्मी दम बखुद थीं कि ऐसा कौन कर सकता है। मुझे अम्मी ने ऑफिस फोन किया कि मैं जल्दी घर आ जाऊं। सारा की अम्मी मुझसे बात करना चाहती थीं, मगर मैं इन सब का सामना नहीं करना चाहता था। इस वजह से मामूल से भी देर से घर लौटा। मैंने सारा के साथ शादी की पहली रात के बाद से कोई बात नहीं की थी। रात को जब मैं कमरे में लौटा तो सारा जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। न जाने क्यों कभी कभार मेरे दिल में हमदर्दी और मोहब्बत उमड़ आती थी। दिल करता था सब कुछ भूल जाऊं, नए सिरे से शुरुआत करूं, मगर फिर इतनी नफरत और गुस्सा उमड़ आता कि सारा की एक एक हरकत ढकोसला मालूम होती। उस वक्त भी सारा को देखकर मेरे जहन ने इसे ड्रामेबाज का खिताब दे डाला, वरना नमाज मेरे घर वापस आने के वक्त ही पढ़नी थी। मैंने साफ साफ बाजी को कह दिया था कि अगर ये औरत यहाँ रहना चाहती है तो घर से कदम बाहर ना निकाले। हाँ, इसके माँ बाप भाई आकर मिल जाएं, मगर ये वहां नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने पुराने किस्से दोबारा शुरू करे। इस दौरान सारा के भाइयों और वालिद ने भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर मेरा दिल इनसे मिलने को तैयार नहीं था। जाहिर है वो अपनी बेटी की हमायत करते और मेरा दिल साफ करने की कोशिश करते। आखिर एक दिन अम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया। बेटा, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, मगर इस 1 महीने को हम सब ने इतनी अजियत में गुजारा है कि लगता है जैसे साल गुजरा हो। तो सोचो आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुम एक बार बैठो, बात करो। दिल तब भी ना माने तो खुद को और सारा को इस अजियतनाक ताल्लुक से आजाद कर दो। मैं खुद भी नफरत और गुस्से का बोझ उठाते उठाते थक गया था। आखिरकार जुम्मे का दिन तय पाया। जुम्मे की नमाज के दौरान मैंने सजदे में सर झुकाया तो बे इख्तियार मेरा दिल रो पड़ा। मैं जी भरकर रोया और फिर बेहद पुरसकून हो गया। सब मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके मैंने खुलकर हालात का सामना करने का सोचा और घर पहुंच गया। दोपहर को घर पर सब लोग जमा थे। मेरे तीनों बहनोई भी थे और आसिफ जो मेरा जिगरी दोस्त था और सारी सूरत हाल से किसी हद तक वाकिफ भी था, वो भी आ गया। सारा के वालिदैन भी आए हुए थे। उन्होंने बात का आगाज किया। बेटा, हमें एक बार तुम बताओ कि हुआ क्या था और वो शख्स कौन था जिसने तुमसे ये सब बातें की। जाहिर सी बात ही मैं उस शख्स को नहीं जानता था, मगर अब याद आया कि वो शख्स इस जाविये से बैठा था कि मैं इसे वाजिया देख भी ना सकूं। बस इसकी आवाज और लहजा था जो जहन पर नक्श हो गया। मैंने इन सब के सामने सारी बात बता दी। उस शख्स का पता लगाने के लिए शादी की मूवी चलाई गई, मगर दौरान शादी मेरे साथ बाज अनजान लोग आकर बैठे थे। कई लोगों ने बातें भी की थीं। इस वजह से सब लाहासिल रहा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैंने आसिफ से पानी मंगवाया था
और जब आसिफ पानी लाया तो वो शख्स फौरन से उठ गया था। मैंने ये बात बता दी। ये मौका हमें शादी की मूवी की मास्टर कॉपी में देखने को मिल सकता था। मूवी की मिक्सिंग में तो एडिटिंग वगैरह करके गैर जरूरी चीजें निकाल दी जाती हैं। जब मास्टर कॉपी में देखा गया तो वो शख्स नजर आ गया जो आसिफ के पानी लाने पर फौरन उठ गया था। मैंने भी तभी इसको गौर से देखा। वो सफेद दाढ़ी वाला खासा मोअज़्ज़िज़ शख्स था और बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। सारा के भाई गुस्से से पागल हो गए क्योंकि वो सारा का फूफा था। इस सब का इल्म होने के बाद वो लोग बगैर रुके चले गए। एक हफ्ते तक कोई राब्ता वगैरह नहीं हुआ और फिर अचानक जुम्मे वाले दिन इन लोगों ने फिर मिलने के लिए वक्त मांगा। दोपहर को सब अजीज जमा थे। सारा के अब्बू ने बोलना शुरू किया, बेटा आहत, सारा हमारी इकलौती बेटी है। हम सब घर वाले इसकी एक मुस्कुराहट की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर तकदीर पर तो किसी का इख्तियार नहीं। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्यों हुआ। असल में मेरी बहन की ख्वाहिश थी कि सारा इसकी बहू बने, लेकिन मेरे भांजे की हरकतें काफी मशकूक थीं। हम अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, इसी वजह से हमने वहां रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और आपकी तरफ हामी भर ली। इसी बात की जलन इन लोगों ने शादी वाले दिन ये हरकत करके निकाली ताकि तुम ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दो और हम बेटी की इज्जत की खातिर वहां रिश्ता करने पर मजबूर हो जाएं। अब अगर तुम इस बात को तस्लीम करते हो तो सही है, वरना हम सब में से कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि रिश्ते मजबूरी से नहीं निभाए जाते। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। उसी रात मैं कमरे में सोचों में गर्क बैठा था कि सारा हाथ में कुरान पाक उठाए मेरे करीब चली आई। मैं जानती हूँ आप मुझसे बदजन हैं, मगर आखिरी बार आपको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए मैं इस पाक किताब की कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं पाक हूँ। मेरी बेगुनाही का सबूत अल्लाह देगा। मैं अपनी सफाई में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। वो एक लम्हा था कि मैं बिल्कुल पिघल गया। मैंने सब कुछ भुलाने का फैसला किया और सोच लिया कि अब नॉर्मल जिंदगी की जानिब आऊंगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। सब बेइंतहा खुश थे कि बात खत्म हो गई। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। अब मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, तब भी एक फांसी दिल में छुपी हुई है। सारा बेहद अच्छी बीवी साबित हुई और सबसे बढ़कर वो बेहद प्यार करने वाली बहू थी। मेरी शक की निगाहें इसे अजियत देती थीं और इसका चेहरा बता देता था। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि सारा ने बताया कि आज इसने घर जाना है, इसी वजह से मैं जल्दी आ जाऊं। सो मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और हम सब तैयार होकर सारा के घर पहुंच गए। वहां वही शख्स व्हील चेयर पर बैठा था जो सारा का फूफा था। मैं हैरान था कि वो बेहद बीमार लग रहा था। सारा ने नफरत से इसे देखा और बच्चों को लेकर अंदर कमरे में गुस्से से चली गई, जबकि मुझे सारा के अब्बू ने जबरदस्ती पास बिठाया। बेटा, अल्लाह पाक माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह पाक ने पाक लड़की पर बुहतान लगाने का बहुत सख्त बदला ले लिया है। अब तुम भी इनको माफ कर दो। उसी वक्त उस कमजोर से शख्स जिसका नाम मोहम्मद सादिक था, बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मुझे कहा, बेटा, जिस बेटे की खातिर मैंने सारा बेटी पर बुहतान लगाया, अल्लाह को नाराज किया, इसने मुझे इतनी अजियत दी कि मैं मफलूज हो गया। फुप्पो भी साथ बैठी हुई थीं और वो बुरी तरह से रो रही थीं। सारा के फूफा ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें भड़काऊंगा, तुम सारा से निकाह करने से इनकार कर दोगे और हम एहसान जतलाते हुए सारा बेटी का रिश्ता अपने बेटे से कर देंगे। मगर तुमने जब निकाह कर लिया और सारा बेटी को ब्याह कर ले गए तो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब वही बेटा जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, बीवी की बातों में आकर मुझे बहुत ज्यादा पीटता है। मैंने बहुत बार सारा बेटी से माफी मांगी, मगर वो मुझे माफ नहीं कर रही। तुम कहो तो शायद मेरा इम्तिहान खत्म हो और मैं सुकून से मर सकूं। मैं जानता था कि सारा क्यों इसे माफ नहीं कर रही थी। मैं ये सब कुछ भूल चुका था, मगर एक फांसी दिल में थी, एक शक सा था, और मेरी नजर सारा तक मेरे शक का पैगाम पहुंचा देती थी। दिल तो मेरा भी उस शख्स को माफ करने को नहीं चाह रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत वक्त को शक की आग में झोंक चुका था। मगर आज वो फांसी भी मेरे दिल से निकल गई। सारा ने आज तक उस शख्स को माफ नहीं किया, मगर अब वो इसे बददुआ नहीं देती थी, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को क्या सजा दूं। मैंने पाकबाज बीवी पर शक किया। एक अनजान शख्स की बातों में आकर मैंने अपनी बीवी पर शक किया।
بدگمانی کی آگ بے شک بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے پناہ دے۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی پاک باز بیوی پر شک کیا،